हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक हर बार की तरह स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के कौन सी वर्कशीट नंबर 12 के बारे में। ठीक है, तो आज की डेट है 3/8/2021। नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय, कक्षा, अध्यापक का नाम डालना मत भूलना। तो आज है हमारी सत्ता की साझेदारी। ये है चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से है। और आज की इस वर्कशीट में जो है ना, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आज की इस वर्कशीट में हमें क्या क्या बताया गया है। तो आज की इस वर्कशीट में हमें बताया गया है सत्ता, ठीक है, सत्ता की साझेदारी की समझ। और उसके बाद हमें बताया गया बेल्जियम की कहानी। ठीक है, तो आप अगर बुक में पढ़ोगे तो बुक में भी हमें यही बातें बताई गई हैं जो आज की वर्कशीट में हमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग का मतलब होता क्या है। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है एक शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, यानी शक्तियाँ किसी एक हाथ में ना रहकर अलग अलग स्तर पर बटी हों। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे भारत देश में जो शक्तियाँ हैं वो 3 स्तर पर बटी हुई हैं। एक तो अपना हो गया केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार के हाथों में है जो प्रतिनिधि जीतते हैं। ठीक है, फिर उनके बाद आती है राज्य सरकार। ठीक है, फिर उनके बाद आती है पंचायत, जिन्हें हम निचली सरकार भी कहते हैं। तो 3 स्तरों पर सरकार बटी हुई हैं। अब 3 स्तरों पर सरकार बटे होने के कारण जो सत्ता है उसकी क्या हो गई, साझेदारी हो गई। ठीक है, सत्ता की साझेदारी हो गई। और इस सत्ता की साझेदारी ने एक अच्छा रोल प्ले किया लोगों को जीवनी को सुधारने के लिए। अब लोगों की जीवनी से कैसे सुधरती है ये देखो। शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में ना रहकर अनेक व्यक्तियों के हाथ में रहती हैं। अगर एक व्यक्ति गलत करता है तो बाकी व्यक्ति उसे खुद ब खुद रोक देते हैं। इससे क्या होता है कि जो एक व्यक्ति गलत कर रहा होता है वो सही हो जाता है। एक व्यक्ति ने गलती कर दी, दूसरा आके उसे चाटा मार देगा कि ओए ऐसे काम मत कर, और अगला बंदा खुद ब खुद शांत हो जाएगा कि हाँ यार ये सही कह रहा है, मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ। नहीं, मुझसे ये पावर छीन ली जाएगी। उसे डर इस बात का नहीं है कि मैं कौन सी पोस्ट पे हूँ, उसे डर इस बात का है कि मुझसे जो पावर है वो छीन ली जाएगी। अब पावर छीन ली जाएगी और वो अगला बंदा ऐसा कर सकता है जिसके पास इसकी पावर को मान के चलो कि ये पावर नंबर 1 है। पावर नंबर 1 डिवाइड है। ठीक है, पावर नंबर 1 बटे हुए है 2 और 3 में। ठीक है, इसकी पावर बटी हुई है 2 और 3 में। ठीक है, तो अगर पावर नंबर 1 कोई गलती करते हैं तो 2 या तो उसे झापड़ मारेगा या तो 3 उसे झापड़ मारेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि नंबर 1 खुद ब खुद शांत हो जाएगा। क्यों शांत हो जाएगा? क्योंकि वो जानता है कि मेरी पावर बटी हुई है, और पावर बटी होने के कारण वो शांत रहेगा। ठीक है, भले ही चाहे पावर नंबर 1 जो पहला व्यक्ति है उसके पास पावर ज़्यादा हो, बट फिर भी वो दूसरे और तीसरे की सुनेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास भी पावर है। तो इसीलिए हम सत्ता की साझेदारी यानी शक्तियों का बंटवारा करते हैं, ताकि एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियाँ न रहकर वो अनेक व्यक्तियों के हाथ में जाए। समझ रहे हो ना? ऐसे ही सेम प्रोसेस हमारे स्कूल में आजमाया जाता है। हमारे स्कूल में भी शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। सबसे पहले होते हैं प्रिंसिपल सर, उनके नीचे होते हैं मैडम या सर, फिर उनके नीचे मॉनिटर, फिर उनके नीचे हम होते हैं। ठीक है, मॉनिटर बच्चों को देखते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो मॉनिटर को देखते हैं और साथ में बच्चों को भी देखते हैं। जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी देखते हैं। तो बाई चांस अगर टीचर अपनी पावर का गलत यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उन्हें कौन झापड़ मारेगा? प्रिंसिपल सर मारेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, प्रिंसिपल सर मारेंगे। अगर प्रिंसिपल सर गलती करते हैं ना तो टीचर्स भी उन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, ये पावर टीचर्स के पास होती है। तो इसीलिए हम लोग सत्ता की साझेदारी करते हैं। सत्ता की साझेदारी का एक ही मतलब है, एक हाथ में पावर ना रहकर उसे अनेकों जगहों पे बांट देना। ठीक है, यही होता है सत्ता की साझेदारी। तो हमें आज बेल्जियम की कहानी के बारे में बताया गया है। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 1 करोड़ है, यानी हरियाणा से कम। ये छोटा जो देश है ना, ये जातीय संरचनाओं में बटा हुआ है, यानी ये जात पात की मार खाता रहता है। ठीक है, यहाँ पर 3 समूह हैं। एक समूह जो डच बोलता है, डच भाषा बोलता है, दूसरा समूह जो फ्रेंच भाषा बोलता है, और तीसरा समूह जो जर्मन भाषा बोलता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जो बेल्जियम है ना, बेल्जियम, वहाँ पर तो जो डच वासी हैं, ठीक है, जो डच बोलने वाले हैं वो हैं 59%। ठीक है, जो फ्रेंच बोलने वाले हैं
जो फ्रेंच बोलते हैं ना वो हैं अपने 40%, ठीक है 40%। और जो जर्मन बोलने वाले हैं, ठीक है, जर्मन को कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, कम है ना इनका, पता नहीं क्या लिख दिया ये। तो जो जर्मन बोलने वाले हैं वो हैं मात्र 1%। थोड़ा सा राइटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, हाथ से कर रहा, छोड़ो मिटा दो इसे। तो जर्मन बोलने वाले कितने हैं, 1%। टोटल कितना हो गया, 100 हो गया होगा, ठीक है, काउंट कर लेना। तो देखो बेल्जियम जो एक देश है वहाँ पर डच बोलने वाले 59% हैं, फ्रेंच बोलने वाले 40, और अन्य भाषा यानी जर्मन बोलने वाले 1% है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक जातीय अलगाव पैदा होता है। जातीय अलगाव क्यों पैदा होता है, क्योंकि डच बोलने वाले देश में ज़्यादा हैं, ठीक है। पर अगर मैं वहीं बात करूं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स है, वहाँ पर अलग स्थिति है। वहाँ पर जो 80% लोग हैं, 80%, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं फ्रेंच, ठीक है, वो बोलते हैं फ्रेंच। जो 40% लोग हैं, ठीक है, या मैं कहूँ जो अन्य 20% लोग हैं, ठीक है, 20% लोग हैं, वो डच भाषा बोलते हैं, और बाकी के बचे हुए फिर आपके वही हो गए जर्मन भाषी, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर भाषीय मतभेद पैदा हो गया, भाषा के तौर पर मतभेद पैदा हो गया। तो इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो डच भाषा बोलने वाले होते हैं ना, उनके मुकाबले जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले होते हैं वो पैसा ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, उनके पास जो मनी है वो ज़्यादा है। अब उनके पास मनी किस लिए ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो क्या है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो इससे डच भाषा जो डच बोलने वाले हैं उनके मन में एक अलगाव पैदा होता है। उनको लगता है कि सरकार ने हमारे हितों का हनन किया है, ठीक है। तो वो लोग इस चक्कर में देश के बंटवारे का फैसला करने तक की नौबत पे आते हैं, ठीक है। पर उनकी जो सरकार होती है वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काम करती है। 1950 से 1960 के दशक के दौरान जो डच भाषा के लोग होते हैं, ठीक है, और जो फ्रेंच भाषा के लोग होते हैं उनके बीच तनाव बढ़ने लगता है। फिर फ्रेंच में एक फ्रेंच मॉडल का निर्माण किया जाता है। पर उससे पहले जो है ना लगभग 1970 से 1993 तक जो बेल्जियम का संविधान है वो 4 बार बदलता है, यानी उसमें 4 बार संशोधन किया जाता है और एक ऐसी व्यवस्था लाई जाती है जो कि सबके लिए एकदम अच्छी हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है बेल्जियम का मॉडल। बेल्जियम का मॉडल तैयार हो जाता है। बेल्जियम का मॉडल तैयार हो जाने के बाद वहाँ पर 4 चीज़ें सामने रखी जाती हैं। उन 4 चीज़ों में से पहली चीज़ होती है कि जो केंद्र सरकार होती है वो जो केंद्र सरकार होती है यानी जो मेन पावर सोर्स होता है, ठीक है, वहाँ पर डच और फ्रेंच भाषी जो डच और फ्रेंच भाषी मंत्री होते हैं वो दोनों समान संख्याओं में हिस्सा लेते हैं। यानी अगर 50 डच के मंत्री होंगे तो 50 ही फ्रेंच के मंत्री होंगे। तो एक तरफ से यहाँ पर अलगाव मिटा दिया गया क्योंकि दोनों को बराबर का हक दिया गया। दूसरी चीज़ क्या करी गई, केंद्र सरकार की शक्तियों को देश के 2 क्षेत्रों में दो क्षेत्रों की राज्य सरकारों को दे दिया गया। अब जो बेल्जियम की सरकार है वो अलग है और ब्रुसेल्स की सरकार अलग है, और वहाँ पर जो केंद्र सरकार की शक्तियाँ उनका बंटवारा कर दिया गया। मैंने आपको अभी बंटवारे का असली मतलब बताया था कि बंटवारे के क्या क्या फ़ायदे हैं, और यही होता है सत्ता की साझेदारी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्रुसेल्स को एक अलग सरकार बना दिया गया जिसमें 2 समुदाय यानी डच भाषी और फ्रेंच भाषी समान प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर उसके बाद एक भाषा समुदाय के लोगों द्वारा चुने गए सामुदायिक सरकार, एक और वहाँ पर सरकार चुनी जाती है, वो होती है सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार क्या करती है, वो वहाँ के सांस्कृतिक मामले, जैसे कि अगर बाई चांस किसी समूह में झगड़ा हो गया तो उसको सुलझाती थी। शैक्षिक भाषा, जैसे कि अगर शिक्षा को लेके या भाषा को लेकर कोई मतभेद हो गया तो उसे सुलझाती थी, और उसके साथ साथ अन्य मुद्दों को सरकार के सामने रखने का कार्य करती थी। कौन, सामुदायिक सरकार। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि वहाँ पर अलगाव की स्थिति खत्म हो जाती है और एक अच्छा राज्य, एक अच्छा राष्ट्र, एक अच्छा देश वहाँ पर बनता है। और इसके अलावा यूरोपीय संघ की राजधानी ब्रुसेल्स को बना दिया जाता है। कितनी बड़ी बात है ये, और यूरोप बहुत बड़ा है भाई, उसकी राजधानी बन पाना मतलब बहुत बड़ी बात है। और आज भी आप लोग देखोगे कि यूरोप संघ की राजधानी जो है ब्रुसेल्स है। तो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने हैं। सही विकल्प चुनना है। बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोग बहुसंख्या में थे। अब बेल्जियम में बात कर रहा है, अगर बात करता है ब्रुसेल्स की तो वहाँ पर तो फ्रेंच भाषा 80% में थे, बट बेल्जियम में जो है ना डच भाषा लोग बहुसंख्या में थे। 59% लोग टोटल डच भाषा बोलते थे। तो आपका राइट आंसर होगा डच।
फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम में टकराव रोकने के लिए उठाया गया कदम नहीं है। तो सामुदायिक सरकारों को चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति कर दी गई। ये चीज़ वहाँ पर नहीं करी गई थी। कहाँ पर? बेल्जियम में। तो आपकी आज की वर्कशीट होती है ख़त्म। मैं पीऊँगा जाके पानी, क्योंकि गला हो रहा है थोड़ा सा ख़राब। आप लोग कर देना इस वीडियो को लाइक और कर देना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको ऑलवेज नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को दो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।